सो गाइस, अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। वीडियो क्वालिटी सबका 480 है क्या बेटा? मोबाइल पे देखो एकदम सही दिखाई देगा, बड़ी स्क्रीन पे देखोगे सही नहीं दिखाई देगा। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक अर्न दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें 3 हमारे पास रेड बॉल्स हैं। क्वेश्चन पहले समझते हैं। 3 रेड बॉल्स हैं और n व्हाइट बॉल्स हैं। Mr. A draw 2 balls together from the urn and the probability that they have the same color is 1/2। पहले इसे क्रैक करते हैं, शायद इससे n की वैल्यू निकल आए। हमारे पास 3 रेड बॉल्स हैं और n व्हाइट बॉल्स हैं, और मिस्टर ए हैं जो कि ड्रॉ करते हैं 2 बॉल्स एक साथ, और उन एक साथ बॉल्स को जो ड्रॉ किया गया है उसमें सेम कलर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर हम 3 में से कोई एक बॉल या तो सेम कलर की बॉल हो, ए ड्रॉ 2 फ्रॉम अर्न एंड दे हैव सेम कलर। अब या तो वो दोनों की दोनों बॉल व्हाइट हैं, यानी या दोनों रेड हैं, तो 3c2 अपॉन n प्लस 3c2 एग्रीड। या तो ये सिचुएशन होगी या ये सिचुएशन होगी कि दोनों की दोनों बॉल्स, इज इट डन विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। जब क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं गया तो आप ध्यान से देखिए, विदाउट रिप्लेसमेंट हमें लेना होगा। एवरीवन, जब हमसे बोला ही नहीं गया कि क्या करना है तो हमें विदाउट रिप्लेसमेंट यानी कि हमें एक साथ लेना है। और यहां आ जाएगा n प्लस 3c2। ये क्वांटिटी आपको हाफ दी है, तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि इसको ऐड क्यों कर दिया गया। ऐड तब हम करते हैं जब हम दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट चीजों की बात कर रहे हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्या 2 रेड आना और 2 व्हाइट आना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बातें हैं ना? तो हमने इसको ऐसे सॉल्व करना है। अब अगर इसे सॉल्व करें तो ये ऊपर आ रहा है 3, नीचे आ रहा है n प्लस 3 इंटू n प्लस 2, और ऊपर एक 2 और आ जाएगा, राइट। और प्लस ये nc2 कितना आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1 अपॉन n प्लस 3 इंटू n प्लस 2, और इसके साथ ऊपर 2 आ जाएगा इक्वल टू 1/2। ये क्लैरिटी आ गई सभी को? एनसीआर की वैल्यू सभी को निकालना आता है? यस। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ गया। अभी पहली बात को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ रही है 6 प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n, और अपॉन में आ रहा है n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 इक्वल टू 1/2। इससे हम n की वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। इससे अगर हम n की वैल्यूज निकालें तो हमें पता लग रहा है यहाँ पे n की वैल्यू क्वाड्रेटिक बन रही है, यानी अब हम इस p को छोड़ देते हैं। ये आ रहा है 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 24 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6। सो गाइज ये आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 18। ओ, वी आर फॉर्चुनेट इनफ, यहाँ पे n से 3 से डिविजिबल है तो पूरी क्वाड्रेटिक बन गई। n स्क्वायर माइनस, दिस इज, एम आई राइट और एम आई राइट, 3n प्लस 6। एक बार वापस चेक करते हैं। 3n स्क्वायर माइनस 6n 9n प्लस 6, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 3 रेड बॉल्स और n व्हाइट बॉल्स, 2 बॉल्स टुगेदर एंड दे हैव द सेम कलर, ईदर रेड और व्हाइट, ठीक है। अच्छा, कुछ 12 होगा, कुछ शायद हमने 24 लिख दिया। ओ, यही गड़बड़ है। तो यहाँ पे ये 12 होगा। सो यहाँ पे ये वैल्यू 6 आ जाएगी अभी भी, लेकिन ये 3 से डिविजिबल ही आ रहा है। तो यानी कि क्वाड्रेटिक एक्चुअली है क्या, कितना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सी बात है कि अगर n इंटीजर ना आए तो क्वाड्रेटिक गलत ही बनी है। तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो यहाँ पे n की वैल्यू ईदर 1 और 2, n स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2n 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 20 प्लस 12 और ये 6। तो आई होप ये बात समझ में आ गई सभी को। तो यानी n की वैल्यू या तो 1 है या 2 है।
ठीक है, फिर से देखते हैं मिस्टर बी। अच्छा, इसमें हमने जब बोला गया दे हैव दी सेम कलर, तो हमारे पास ये बात आ गई। अब मिस्टर बी ड्रॉ बॉल, वन बॉल फ्रॉम द अर्न, note down its color and replaces it back, and again second ball is drawn and find out that both the balls have same color, और इस बार प्रोबेबिलिटी है 1/8। इसको थोड़ा रेक्टिफाई कर लो, आई थिंक ये गलत वाली फाइल मैंने अपलोड कर दी, ये 5/8 होना चाहिए। ठीक है, सो 5/8 इज द प्रोबेबिलिटी। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी यहां सेकंड पेज पे आ गए। अब आप सोचो विद रिप्लेसमेंट बात करनी है। विद रिप्लेसमेंट अगर हम बात करें बी की, यानी कि 3 में से पहली बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या, 3/n+3। दूसरी प्रोबेबिलिटी, दूसरी बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या, 3/n+3। और प्लस अगर हम यहां पे बात करें लेट्स से कि n/n+3, एक बॉल व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी और दूसरी बॉल भी व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी n/n+3। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? एक बोल रहा है विद रिप्लेसमेंट और एक बोल रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी ये आंसर आ गया 5/8। इसको यहां 5/8 करना, राइट? ठीक है, तो अब ध्यान दें, ये आ जाएगा 9 + n², इसके साथ आ गया 8, और ये 5 के साथ आ गया n² + 6n + 9। फाइनली यहां आ जाएगा 3n² -30n on solving this equation, -30n plus 8 × 9 72 -45। कितना बैठ रहा है ये? 3 × 9 27 हो जाएगा। ये तो आसान सी इक्वेशन आ गई, यानी n² -10n + 9 = 0। इससे भी n की दो वैल्यूज हमें आती हुई दिख रही हैं, 1 और 9। तो विच वन इज द परफेक्ट आंसर, यानी जो दोनों बातों को जस्टिफाई करे। एक से आंसर आ रहा है 1 और 2, और एक से आंसर आ रहा है 1 और 9, तो कॉमन वैल्यू इज 1, हेंस द आंसर इज 1। पहला क्वेश्चन समझ में आया। अब ये किस कैटेगरी में आएगा ये क्वेश्चन, देखा जाए तो एकदम सिंपल क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से आपने इस क्वेश्चन को किया। सबको मालूम है जेई मेंस और जेई एडवांस में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं कौन से, या तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट या से रिलेटेड क्वेश्चन बना देते हैं प्रोबेबिलिटी का, ज्यादातर 0, 1, -1 इस तरह की वैल्यूज लेते हैं, या फिर बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, और बहुत ज्यादा तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस ही जेई मेंस और जेई एडवांस के अंदर आते हैं यूजुअली, तो हम लोग भी उसी के इर्द गिर्द रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस का पीडीएफ हाँ मिल जाएगा बेटा, ये पूरा जो नोट्स हैं ये आपके स्टडी मटेरियल वाला जो टैब है उसमें आपको अपडेटेड मिल जाएंगे। तो फिलहाल इसका आंसर, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया 1, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब 1 और मोर चॉइसेस करेक्ट है, बोला गया एस बी दी सेट ऑफ 3x3 मैट्रिसेस having 3 entries equal to 1 and 6 entries equal to 0। 3 entries यानी 3 तो हमें 1 लेने हैं और 6 लेने हैं 0। और आप नोटिस करें इससे हमें एक 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है जिसमें 9 एंट्रीज होती हैं, A11 से लेकर A33 तक। पहला क्वेश्चन है, और ये 1 और मोर चॉइसेस करेक्ट है। पहला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस इन दी सेट S इज 84। क्या कहा गया सेट S में? M is picked uniformly at random from the set। देखिए, अगर आप कोई मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें कि ये 0 यहां पे यहां पे यहां पे ये वैल्यूज अपने को पुट करनी है, तो आप नोटिस करो कि 3 तो रखने हैं 1 और 9 प्लेसेस हैं। 9 प्लेसेस में आपको इसमें से कोई से 3 पोजीशन चूज कर लो। आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो कि 9C3, या इस बात को ऐसे भी कह सकते हो 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। क्यों? 9 चीजों को अगर हम अरेंज करें तो 9 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज होते हैं, उसमें से 6 आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड और 3 आइडेंटिकल ऑफ अदर काइंड है, तो क्या इसको प्लेस करने के 9C3 वेज होंगे? और 9C3 और कुछ नहीं, क्या 9 × 8 × 7 अपॉन 3 × 2 × 1, व्हेन वी कैलकुलेट 3 से ये कटा और ये कैंसिल करें अगर तो ये 4 आएगा, 3 × 4 12 × 7 84, यानी देयर आर 84 वेज ऑफ अरेंजिंग द थिंग्स।
अब कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस 84 है, क्या सत्य है ये बात? लग तो रही है यस, वन और मोर चॉइसेस करेक्ट है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। सिंगुलर मैट्रिक्स, देखिए ये जो 3 1 और 0 बनाने वाली बात है, यहां पे बोला गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर कहीं बोला ही नहीं गया ना। व्हाट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो आ जाए। अब अगर मैं आपको ऑप्शन बी को एक्सप्लोर कराऊं, ये तो ऑप्शन ए एक्सप्लोर हो गया 84 जो कि सही पाया गया। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स लाने के लिए मैट्रिक्स मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू देखनी होती है, और 3 1 और 6 0 से अगर हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो लानी है तो एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। कोई भी 3 नॉन जीरो वैल्यूज दी हुई हैं और बाकी सब जीरो वैल्यूज दी हुई हैं, तो वो हर रो में लेट से अगर 1 यहां आया है तो अब 1 यहां नहीं आना चाहिए वापस। क्यों? अगर 1 यहां आ गया तो फिर आपका जब आप सारा रूल लगाते हो या एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट करते हो तो फिर 1 यहां आ सकता है, और तीसरा 1 फिर इन दोनों के नीचे नहीं आना चाहिए। यानी किसी भी कॉलम में, किसी भी एक कॉलम में दोनों 1 या दोनों तीनों 1 नहीं होने चाहिए, ऐसा होगा। किसी भी एक रो, या जैसे इसमें ये रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 है तो इसमें एक ही 1 आ सकता है। इसमें ये रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 2 है, इसमें भी एक ही 1 आ सकता है। जब जब ऐसा लोगे तो इसका आंसर नॉन जीरो आएगा। इन ऑल अदर केसेस इट विल बी जीरो। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, मैं यहां पे लिख सकता हूं, ये बात क्लियर हो गई सभी को? ये फैक्ट क्लियर हो गया जो मैं बोलना चाह रहा हूं। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 में कोई सा एक A0 कर दो, कोई सा एक A1 ले लो, कोई सा एक B1 ले लो, और कोई सा एक C1 ले लो, तभी आंसर जो है नॉन जीरो आएगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? उसके लिए आप इसका एक्सपेंशन सोच सकते हो। मैं यहां पे दिखा देता हूं। लेट से ये A1 B1 C1, क्या सभी को डिटरमिनेंट सॉल्व करने का सारस रूल आता है? आई डोंट नो, जो भी बच्चे हैं मेरे साथ, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का ये तरीका होता है A1 B2 C3, यानी कि सबसे पहले आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे इन्हें, फिर दूसरा आ जाएगा A2 B3 C1, A2 B3 C1, और तीसरा आ जाएगा A3 B1 C2, राइट, माइनस फिर आ जाएगा A1 B3 C2 माइनस A2 B3 C A2 B1 C3, और तीसरा आ जाएगा A3 B2 C1। हम देख पा रहे हैं कि अगर मैं इन तीनों को एग्जैक्टली जैसे तीनों नंबर्स हैं A1 B2 C3, A1 B2 C3, इन तीनों को 1 ले लेता हूं तो बाकी सारे 0 हो जाएंगे, तभी आंसर 1 आने की संभावना है। यानी कि अगर इसमें A1 ले रहे हो 1, यहाँ B3 1 ले रहे हो, तो यहाँ फिर C2 1 लेना पड़ेगा, तभी हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगी। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई सभी को। तो आप बताएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ M बीइंग नॉन सिंगुलर इज 1/14, ये बात सही है या गलत है, ये निकालना है। किसी एक A को दे दो क्या 1 2 3, A1 A2 A3 में से किसी एक को दे दो 1, तो हमने 3 वेज हो गए। अब बी के दो ही चॉइसेस बचे, बी के दो ही चॉइसेस बचे, तो उसमें से किसी एक को 1 दे दो, और सी का तो एक ही चॉइस बचा, यानी हम 1 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 6 तरीके से। और ओवरऑल डिटरमिनेंट्स कितनी है? 84, तो आंसर आ गया 6/84, यानी आई थिंक ये 1/14 आ रहा है। सो दिस इज बी ऑप्शन। क्रिस्टल क्लियर हो रहा है या नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? बिल्कुल भी यस सर लिख के उत्साहवर्धन करें सबका। ठीक है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तरीका आप छोड़ना पड़ेगा अगर हम एडवांस की बातें कर रहे हैं ना प्रदीप। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये सब जो फिट करने वाली चीजें हैं ना, इसको छोड़ के एग्जॉस्टिव मैनर्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। ये ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं, दोनों सही आ गए। सी ऑप्शन, दैट एम इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा भी मैट्रिक्स होंगी, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल ये वाला बताया A1 C2 B3,
इनको अगर हम 0 रख, आई मीन 1 रख दें तो भी तो ये ये प्रोबेबिलिटी दैट m इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका आंसर 1/14 नहीं, इसका आंसर 1/84 होगा, 1/84। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रेस इज 0? ट्रेस 0 लाने के लिए आगे बढ़ते हैं, डी ऑप्शन। सी ऑप्शन का आंसर तो 1/84 सबको समझ में आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सर टोटल कैसे किया एक बार बता दो, टोटल मतलब किस ऑप्शन ए बी सी में? परीक्षित व्हाट आर यू आस्किंग? टोटल कैसे किया मतलब? टोटल मतलब 84 कैसे आया? टोटल 84 आया था 9C3 से। 9C3 इस तरह से किया कि आपको 3 पोजीशंस में 1 भरना है, तो मान लो यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1 भरा है, तो ये टोटल नंबर ऑफ हमारे पास मैट्रिसेस आ गई, राइट। मान लो ये 1 ये 1, हम 1 तो कहीं भी भर सकते हैं ना, तो 3 पोजीशन लोकेट कर ली, उनमें 1 डाल दिया, बाकी सब में 0 डाल दिया, ठीक है। तो ये 9C3 नंबर ऑफ वेज होते हैं, और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे 9 एलिमेंट्स हैं, उसमें से 6 एक जैसे हैं, 3 एक जैसे हैं, और आपको कंसेप्ट याद होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा है, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इनटू q फैक्टोरियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है m हैज ए ट्रे। आप नोटिस करें कि मैं एक क्वेश्चन पे टाइम लगा रहा हूं, क्योंकि ये एक 1 और मोर चॉइसेस करेक्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगाना पड़ता है। m हैज ट्रेस इक्वल टू 0। ट्रेस का मतलब क्या होता है? ट्रेस का मतलब होता है ये सारे टर्म 0 होने चाहिए। अब देखिए टोटल हमारे पास किसी भी प्रोबेबिलिटी को निकालने का तरीका होता है NE अपॉन NS, राइट। तो आपके पास NS तो आ रहा है 9C3 विच इज नथिंग बट 84, अभी आपने निकाला ही था। और अब आप चाहते हो कि इसमें 3 0 आ जाए। अब आपको बस 6 ही एलिमेंट तो फिट करने हैं। 6 एलिमेंट में कितने हैं कि 3 प्लेसेस में हमें 1 रखना है, तो हमने लोकेट कर लिया कौन से 3 प्लेसेस पे 1 आएगा। मान लो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, बाकी में अपने आप 0 आ जाएगा। तो आंसर इज 6C3 इज 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, लेकिन सब जानते हैं वो 3 इंटू 2 इंटू 1 आपस में कट जाता है, तो ये आ गया 8 और 9, 8 से ये 4 काट दो, ये 2 आया, 2 से ये 2 और 3 काट दो, ये 6 कट गया, आंसर आ गया 5/21। चेक करें आंसर सही है या गलत। यस 5/21, और ABD आंसर इसका सही दिया हुआ था। आई होप ये बात क्लियर हो गई। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x3 मैट्रिक्स। 2 क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए। एक 3x3 मैट्रिक्स है। अब देखिए फिर से मैट्रिक्स का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी वाला, जिसमें -1 0 1 पुट करना है। प्रोबेबिलिटी दैट A इज नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। मैं याद दिला दूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हम 3x3 के लिए तो ABC इसमें कुछ भी भर दो। ये अगर DEF भर रहे हो तो यहाँ पे भी DEF होना चाहिए, यानी डायगोनल के अबाउट ये मिरर इमेज होनी चाहिए। जबकि स्क्यू सिमेट्रिक ये क्या होता है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें, स्क्यू की बात करें तो डायगोनल टर्म्स सारे 0 होने चाहिए, और अगर हम यहाँ पे लेट से ABC लिख रहे हैं तो यहाँ पे -A -B -C होना चाहिए। याद रहे 0 0 0 मैट्रिक्स दोनों होती हैं, स्क्यू सिमेट्रिक्स भी होती हैं और सिमेट्रिक भी होती हैं। यानी ये बिल्कुल वैसे ही जैसे 0 फंक्शन इवन भी होता है और ऑड भी होता है, वैसे ही ये सिमेट्रिक नल मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है। आई होप ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, बी वाला एक बार और बता दें। बी ऑप्शन 1/84। बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स चूज करने का मात्र और मात्र एक ही तरीका है। बी ऑप्शन देखते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स टोटल 84 मैट्रिक्स आपको दी हुई थी, ठीक है। उसमें से आपको यही वाली मैट्रिक्स पसंद करनी है।
तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस आर 1, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस आर 84, तो पुलकित द आंसर इज 1/84। आई होप ये क्लियर हो गया। किसी को भी कोई भी डाउट हो वो तुरंत पूछ सकता है, एनीवन, ठीक है। सी नहीं बी, अच्छा मैंने सी बता दिया क्या, ये सी था। बी बेटा ऐसा है कि बी में कहा गया है कि आपको प्रोबेबिलिटी दैट एम इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर लाने के लिए आप कोई सी भी सिचुएशन ले लो, मैं चाहता हूं कि अब आप कोई सिचुएशन ले लो, ठीक है, आप 1 1 1 कहीं भी रखो, मैं आपको दो सिचुएशन सॉल्व करवा रहा हूं। जैसे मान लो मैंने कहा अगर आपने इस रो में एक 1 ले लिया, लेट्स से ये 1 ले लिया, ठीक है, अब आप इस कॉलम में, सेकंड कॉलम में आप 1 मत लेना, इन दोनों को आप 0 0 ले लो। अब इसमें से आपको 1 यहां पसंद आया तो यहां पे आपने 0 ले लिया, और यहां 0 ले लिया और यहां 1 ले लिया, यानी तीनों अलग अलग कॉलम्स और रो में अगर आपने 1 ले लिया तो ये डिटरमिनेंट हमेशा नॉन सिंगुलर आएगी। ये मेरा क्लेम है, और इस क्लेम को अगर आपको समझना है तो आपको सारस रूल से डिटरमिनेंट के एक्सपेंशन को समझना होगा। सारस रूल कहता है कि ये एक्सपेंशन होता है, ये जो एक्सपेंशन है इसमें कोई सा भी एक मेंबर उठाओ, A1 B2 C3, इन तीनों को 1 1 1 दे दो, अब बाकी 6 जीरो थे वो सब इसमें पाए जा रहे हैं, ठीक है, A1 B2 C3 अब और एक साथ कभी नहीं आएगा। देखो यहाँ A1 आ रहा है, यहाँ A1 आ रहा है, यहाँ C3 आ रहा है, यहाँ B2 आ रहा है, तो सारे जीरो ही हो जाएंगे। यानी आपको तीनों में 1 इंटैक्ट करना था तो किसी एक को 1 या किसी एक को -1 बना सकते हो, तो वो तीनों एक साथ ही होने चाहिए, उनमें नंबरिंग अलग अलग होगी, सारा रूल बताता है, तो इसलिए रो और कॉलम अलग अलग होंगे। ठीक है जी पुलकित, ठीक, आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की ओर फोकस करते हैं। फिर से क्वेश्चन देखते हैं, चूंकि हम पिछले क्वेश्चन पे चले गए थे। एक 3x3 की मैट्रिक्स है विद द एंट्रीज फ्रॉम द सेट -1 0 और 1। अब देन द प्रोबेबिलिटी दैट ए इज नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक, हम चाहते हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ना हो। पहले तो आप ये बताओ, जब ये तीन ही एलिमेंट भरने हैं और 9 प्लेसेस में भरने हैं, तो बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एन एस कितना होगा। एन एस बोले तो कि पहली प्लेस को आप कितनी तरह से फिल कर सकते हो, 3 तरह से, दूसरे को भी 3 तरह से, और 9th वाले को भी 3 तरह से, तो टोटल एन एस होगा 3 की पावर 9। व्हाट डू यू लाइक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ये कॉमन बात है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ये कॉमन बात है। तो डू यू अंडरस्टैंड कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्या होता है। पाई, पाई का मतलब होता है अगर मैं Na यूनियन बी निकालूं तो वो आ जाएगा Na प्लस NB माइनस Na इंटरसेक्शन बी। ये क्या चक्कर है, ये चक्कर है। ए को हम बोल देते हैं सिमेट्रिक, यानी ए मतलब सिमेट्रिक बोल देते हैं, बी मतलब बोल देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी। ठीक है, तो अब बताइए Na यूनियन बी क्या आएगा, सिमेट्रिक होने के क्या शर्तें हैं। देखिए हम इसको किससे कर रहे हैं, Na यूनियन बी, यानी कि या तो सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो। यूनियन का मतलब और होता है ना। व्हाट इज Na, सिमेट्रिक होने की क्या क्या शर्त है, देखते हैं। सॉरी, ये 3 नंबर्स आप कोई भी रख सकते हो, यानी इसको 1 0 -1 कुछ भी रख सकते हो, ए बी सी को, तो यू कैन सिलेक्ट 3 क्यूब। डायगोनल किस तरह से निकाल सकते हो, एक। अब जब एक बार डायगोनल कंफर्म हो गया तो आपको ये DEF डिसाइड करना है, ये DEF अपने आप डिसाइड हो जाएगा, यानी 6 नंबर्स आपको डिसाइड करने हैं। तो 3 क्यूब की जगह अब हम यहां लिख लेते हैं 3 की पावर 6। क्यों, क्योंकि आपको 6 नंबर आपको डिसाइड करने, ABC और DEF। ABC पहले वाले में हम 3 तरह से डिसाइड कर सकते हैं, दूसरे वाले को 3 तरह से डिसाइड, तीसरे वाले को, चौथे, पांचवें और छठे सबको 3 तरह से डिसाइड कर सकते हैं, इसलिए 3 की पावर 6। ये सामने वाला हम क्यों नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि ये इसका रिफ्लेक्शन है, ये हमें सेम नंबर लिखना पड़ेगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो और अच्छी बात है, क्या
इन तीनों को आप डिसाइड नहीं कर सकते तो 0 ही रहेगा, और 0 रखने का एक ही तरीका होता है, इस ABC को आप डिसाइड करोगे और उसका जस्ट अपोजिट -A -B -C, यानी इसको या तो आप 0 रखोगे या 1 रखोगे या -1 रखोगे, जो भी आप रखोगे उसका माइनस सामने आ जाएगा, यानी ये 3 क्यूब तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो, और ये 1 हो जाएगा। 1 क्यों? एक ऐसा भी केस आएगा जो दोनों में काउंट कर लिया आपने, 0 0 0 वाला। तो दिस इज द आंसर, 3 की पावर 6 प्लस 3 क्यूब -1 ना। लेकिन ये तो हमें चाहिए ही नहीं, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसको 1 से घटा देते हैं, नीदर दिस नॉर दिस। तो यानी कि व्हाट इज एक्चुअल प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली 1 माइनस 3 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 3 -1 अपॉन 3 रेज़्ड टू पावर 9। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो 3 की पावर 9 माइनस 3 की पावर 6 माइनस 3 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 9। आई होप ए इज द राइट आंसर। ये बात क्लियर हो गई एवरीवन? अगला क्वेश्चन है, ये सभी को क्लियर हो गया? ए बग स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन in the coordinate plane jumping from one point to another point। चेस तो देखी है सबने, तो कोऑर्डिनेट प्लेन जैसी हमने चेस बिछा दी यहां पे, मतलब चेस जैसा कोऑर्डिनेट प्लेन बिछा दिया, और इस एक को हम एक जंप बोल रहे हैं, राइट? इस तरह की बात है। और वो कह रहा है कि जैसे मान लो ये पॉइंट है, लेट से ये पॉइंट 2,2 है। उन्होंने एग्जांपल दिया एक कि 0,0 ओरिजिन है, कोऑर्डिनेट प्लेन जंपिंग फ्रॉम दिस एट ए रेट ऑफ 1 जंप पर सेकेंड, इट मूव अकॉर्डिंग टू द रूल कि अगर m, n पे है तो या तो m, n प्लस 1 पे जा पाए या फिर m प्लस 1, n पे जा पाए। यानी अगर लेट से वो पॉइंट यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट करता है तो वो या तो यहाँ जा सकता है या यहाँ जा सकता है। यानी अगर ये पॉइंट है लेट से 3, 2, 1, राइट, 3,1, तो 3,1 से 3,2 पे 4,2 पे 4,1 पे जा सकता है, या ऊपर की ओर 3,2 पे जा सकता है। ये क्वेश्चन से सबको क्लैरिटी आ रही है? जो लोग क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा टाइम लगाते हैं उनको आंसर लिखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। जो लोग एकदम हड़बड़ा जाते हैं, पहले ही शुरू कर देते हैं क्वेश्चन पढ़ते ही, उनको बाद में टाइम लगाना पड़ता है, 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। इसलिए पहली बार में क्वेश्चन ठीक से पढ़ लो। ईदर बीन इक्वली लाइकली, यानी ये जंप मारना इक्वली लाइकली है, सब जानते हैं प्रोबेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है इक्वली लाइकली, ठीक है। 5 सेकेंड्स में 5 जंप मारेगा वो, क्योंकि 1 सेकेंड में 1 जंप मार रहा है, और वो अल्फा और बीटा पे पहुंच जाता है ओरिजिन से। तो एनीवन बताओ मेरे को कि अगर वो यूनिफॉर्मली एक्स एक्सिस पे मूव करता रहता तो वो कहां तक पहुंच जाता 5 जंप के बाद? 4 और ये 5, क्या वो 5,0 तक पहुंच सकता था? तो मैं सारे वो पॉइंट्स चाहता हूं जहां जहां वो जा सकता था। देखिए चूंकि 5 जंप लेनी है तो दोनों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का समेशन, यानी जिसको हम बोल रहे हैं अल्फा और बीटा, 5 जंप के बाद अल्फा प्लस बीटा 5 हो जाना चाहिए। एग्रीड? तो यानी पहला पॉइंट हो सकता है 5 0, दूसरा पॉइंट हो सकता है 4 1, 3 2, 2 3 और 0 1 4 और 1 0 5। ये मैक्सिमम इन 6 पॉइंट में से कहीं पे होगा। एग्रीड? सभी लोग समझ में आ गया कि भाई 5 उसको जंप मारनी है, जाना हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, तो बस यही कोऑर्डिनेट्स कवर कर सकता है, क्योंकि 5 जंप में या तो x इंक्रीज हो रहा होगा या y इंक्रीज हो रहा होगा, और x कोऑर्डिनेट को उन्होंने अल्फा और y कोऑर्डिनेट को उन्होंने बीटा बोला, तो दोनों का एडिशन हमेशा 5 आना चाहिए। तो एक हमारे पास ये आ गया। लेकिन उन्होंने अल्फा प्लस बीटा नहीं पूछा, उन्होंने पूछा अल्फा माइनस बीटा कैन टेक हाउ मेनी वैल्यूज, नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। तो यार डिफरेंस लिखना कोई नो बिग डील, लेट अस टेक द डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस है 5, यहाँ पे डिफरेंस 4 - 1 3, यहाँ पे डिफरेंस 1, यहाँ पे भी डिफरेंस 1, ये भी डिफरेंस 3 और ये भी डिफरेंस है 5। तो हाउ मेनी डिफरेंसेस आर देयर, आई मीन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 3। सत्य या असत्य? ये सही है।
हाँ, डिफरेंस का मतलब वैसे भी मॉड होता है, तो इसीलिए हम इसको वर्ड बोल रहे हैं डिफरेंस, ठीक है। सो 3 वैल्यूज ले सकता है, माइनस इज नॉट अलाउड क्योंकि मॉड लगा हुआ। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बग रीचेस दिस? आप तो ये बताओ, बग कैन रीच इन दिस 6 डिफरेंट मैनर्स, इन 6 डिफरेंट मैनर्स, बट यहां 3,2 तक पहुंचने के कई तरीके होंगे या एक ही तरीका होगा? अगले पेज पे देखते हैं। लेट्स से कि अगर मैंने यहां बोला 3,2 तक पहुंचने के 1 2 3 1 2, ये 3,2 पहुंचने का मात्र एक ही तरीका थोड़ी होगा। हो सकता है एक शॉर्टेस्ट पाथ ये हो जाए, हो सकता है कि एक शॉर्टेस्ट पाथ ये हो जाए। तो ऐसे कितने मेथड्स होंगे जिससे ये 3,2 पे पहुंच सकता है? तो याद होगा आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक शॉर्टेस्ट पाथ वाला क्वेश्चन किया था कि जो भी ये 3,200 से पहुंचना चाहते हो तो आपको कितना लेफ्ट चलना है, आपको जाना है, सॉरी कितनी बार राइट जाना है, 3 बार राइट और 2 बार अप जाना है। तो इस आर 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 और यू को आप रीअरेंज कर लो, यानी आर 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 यू यू को अगर आप रीअरेंज कर लो तो इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू दिस? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 5c2, यानी कि 10 वेज। इसका मतलब अगर ये एडिशन 5 आ रहा है तो इसमें से कोई सा भी पसंद कर लो, 5c3 भी लिख सकते हो, 5c2 भी लिख सकते हो, 5c3 भी लिख सकते हो, 5c2 भी लिख सकते हो, यानी 3,2 पहुंचने के कितने नंबर ऑफ वेज? चलो यहां पे लिखते हैं, बताइए। पूरा ग्रिड में लिख रहा हूं, ये हम 6 तरह के नंबर्स में हम पहुंच सकते हैं। तो मेरे को ये बताओ 5,0 पहुंचने के कितने नंबर ऑफ वेज? एक ही तरीका, सीधे सीधे चलते रहो, या फिर हम बोल सकते हैं 5c0, क्या बोल सकते हैं इसको? 5c0 वेज। हाँ, इसमें 4,1 पहुंचने के कितने नंबर ऑफ वेज? 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5, टोटल कितने नंबर ऑफ वेज? 2 की पावर 5 यानी 32। भैया 5 स्टेप लेने हैं, या तो 5 स्टेप लेने, या तो वो आर लेगा, या तो राइट में जाएगा या अप में जाएगा। तो टोटल 32 तरीकों से 32 वेज से वो मूव कर सकता है। फिर से सुनिए, उसको बग को 5 स्टेप्स लेने, 5 सेकंड चला ना, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है कि वो यहाँ पे 5 सेकंड मूव किया, तो 5 सेकंड में या तो वो अप मूव किया या राइट मूव किया, तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ वेज? 32। और हाउ मेनी वेज सो दैट ही कैन रीच 5,0? ओनली 1 वे। 4,1 पहुंचने के कितने नंबर ऑफ वेज होंगे? 5। 10 तरीके होंगे, 3,2 2,3 के भी 10, 1,4 और 5c5। इसमें किसी को कोई डाउट? इस बग के वहां तक पहुंचने के टोटल नंबर ऑफ वेज, राइट? फील आ रही है? मतलब ऐसे क्वेश्चंस पहले शायद ना किए हो आपने, ऑब्वियसली थोड़े नए से क्वेश्चन है। तो अब आप ये बताइए कि कैसे करें इस क्वेश्चन को कि अल्फा माइनस बीटा 1 होना चाहिए। तो चलो देखते हैं अल्फा माइनस बीटा 1 कब कब था। अल्फा माइनस बीटा 1 होना चाहिए। कोई बताए कि किस पोजीशन तक वो पहुंचे कि अल्फा कोमा बीटा 1 हो जाए, अल्फा माइनस बीटा का मॉड 1 हो जाए। ये 2 सिचुएशन है, यानी 20 तरीके होंगे। 5c2 कितना होता है? 5c2 होता है 10। 5c3 भी कितना होता है? 10। तो बी ऑप्शन, आई मीन बी का आंसर कि अल्फा माइनस बीटा 1 हो जाए, इसके लिए 3,2 पे पहुंचना होगा या 2,3 पे पहुंचना होगा। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 5c2 प्लस 5c3 अपॉन टोटल 32। 32 मतलब 2 की पावर 5 लिख सकते हो या उन सबका समेशन लिख सकते हो। कौन से सबका समेशन? 5c0 5c1, बाइनोमियल का रिजल्ट है ना कि ये 2 की पावर 5 यानी 10 प्लस 10 अपॉन ये आ गया 32, यानी कि 20 अपॉन 32। कैन वी राइट 10 अपॉन 16 और 5 अपॉन 8, बट उसमें ऑप्शन में शायद 10 अपॉन 16 दे रखा है, ऑप्शन में यहाँ 10 अपॉन 16 दे रखा। आई थिंक ये भी बात क्लियर हो गई। 5/8। ओके, नाउ व्हाट इज अल्फा माइनस बीटा ग्रेटर देन 1? सब लोग अब क्वेश्चन को अपने रिकॉल करते हुए, मैं पिछला पन्ना नहीं दिखा रहा, आप ये बताओ अल्फा माइनस बीटा 1 से बड़ा कब कब हो सकता है?
जब अल्फा माइनस बीटा 3 थे, या तो 5 होगा या 3 होगा। अल्फा माइनस बीटा का मॉड 1 से बड़ा लेना, यानी या तो 3 लेना या 5 लेना। तो बताइए, एक सिचुएशन आएगी 5 0, एक सिचुएशन आएगी 0 5, एक सिचुएशन आएगी 1 4, एक सिचुएशन आएगी 4 1। सभी लोग बताएं इसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने थे। 5 0 पहुंचने के नंबर ऑफ वेज था 1, 5C0 कह लो, 5C0। इसके नंबर ऑफ वेज थे 5C5, इसके नंबर ऑफ वेज थे 5C4 और इसके थे 5C1। यानी टोटल 1 1 5 5, यानी कितना 12, 12/32, राइट। तो यानी कि हमारे पास इस बार क्वेश्चन था ए और बी तो सही हो गए थे। अब 12/32 यानी बग यहां तक पहुंचेगा, इसलिए 1/8। 12/32 कितना होता है? 4 से काट दो, 3/8। यानी सी ऑप्शन इज एक्चुअली नॉट द आंसर। क्लियर हो गई बात ये सभी को? ठीक है। डी ऑप्शन, ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी में प्रोबेबिलिटी दैट, ऑप्शन डी, it reaches अल्फा माइनस बीटा ग्रेटर देन 4। अल्फा माइनस बीटा ग्रेटर देन 4 में केवल और केवल अल्फा माइनस बीटा का मॉड 5 आएगा, और 5 से रिलेटेड केवल यही दोनों थे, दिस वन एंड दिस वन। तो आंसर इज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज 2/32, या आंसर इज 1/16। वेरी गुड पुलकित, भव्य, बिल्कुल सही। तो आई थिंक ये बग वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। और फील करने के लिए ना कीड़े की तरह सोचो, मतलब खुद बग बन जाओ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर टोटल कैसे किया? बेटा एडिशन बचपन में सीखा था अनीश। 5C0 बाइनोमियल का रिजल्ट है NC0 से NCN, यही पूछ रहे हो? 2 की पावर n होता है। बाइनोमियल थ्योरम का रिजल्ट है 1 + x की होल पावर n में, 1 + x की होल पावर n में x को 1 डाल दो, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो, जो भी बालक मेरे से पढ़े हैं उनको मैंने ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, देखिए ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी कहीं भी लिखा नहीं हुआ, लेकिन उसके क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, ठीक है। कोर्स में कहीं पे भी मेंशन्ड नहीं है, लेकिन उसके क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने क्लास के अंदर कराया था, लेकिन अब आपको ऐसी ट्रिक मैं बताऊंगा कि आपको लगेगा अरे सर क्लास में तो आपने बहुत लेंथी बता दिया था, अब आप इसको एकदम डिफरेंट मैनर में, एक 1 लाइनर आंसर, ठीक है। पहले ये समझो, 3 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू a given circle in a plane, that probability that the circle is inscribed in the triangle formed by them। एक सर्कल अगर हम ड्रॉ करें और बोलें कि 3 टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट रैंडम, ये इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ की गई, दूसरी टेंजेंट ड्रॉ की गई, और तीसरी टेंजेंट ड्रॉ की गई, ठीक है। ठीक, अब ये तीनों इस पे टेंजेंट हैं, लेकिन सिचुएशन ये भी हो सकती थी कि ये सर्कल कुछ इस तरह का होता, ये सर्कल कुछ इस तरह का होता कि यहां पे हमें जब हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते तो वो तीनों एक ही साइड में आ जाती टेंजेंट्स, यानी पहली टेंजेंट, लेट्स से दिस, द सेकंड टेंजेंट एंड द थर्ड टेंजेंट। तो ये क्या बना रहा है? ये सर्कल इंस्क्राइब हो रहा है,
सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, राइट। और इसमें क्या हो रहा है, सर्कल इज एक्चुअली एस्क्राइब्ड, एक को बोलते हैं एक्स सर्कल और एक को बोलते हैं इन सर्कल, ठीक है। अगर टेंजेंट ड्रॉ करे जाए तो यही दो सिचुएशन बन सकती हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कोई सोचेगा सर प्रोबेबिलिटी इज हाफ, या तो इंस्क्राइब हो रहा है, बट वही बात है ना, इक्वली लाइकली वाली बात। तो क्या हमने सारी सिचुएशन सोच ली है क्या? आपको अगर मैं ट्राइंगल के टर्म्स में याद दिलाऊं, अगर मैं कोई ट्राइंगल बनाता हूं तो उसमें ट्राइंगल में हम या तो इन सर्कल ले सकते हैं, राइट, या फिर हम एक्स सर्कल्स लेते हैं। पहला ये सर्कल नंबर 1 है, इसमें हम रेडियस आर बोलते हैं। और अगर आपको याद हो ए बी सी के सामने हम सर्कल्स जो ड्रॉ करते हैं एस्क्राइब्ड सर्कल्स, यहाँ पे एक R1 रेडियस का सर्कल, यहाँ एक R2 रेडियस का सर्कल और यहाँ एक R3 रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। यानी टोटल सर्कल्स कितने बन सकते हैं, 4। यानी देयर आर एक्चुअली 4 सिचुएशंस। और उस सिचुएशन में वो कौन सी वाली बात बोल रहे हैं, और we are considering that tangents are drawn randomly out of 4, हमें उसमें से एक कंडीशन फुलफिल करनी है, इसलिए प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। अब ये सर्कल रैंडमली ड्रॉ कर रहे हो, आई मीन टेंजेंट्स आर ड्रॉन रैंडमली, तो इट्स दिस सर्कल कैन बी एनीथिंग, एनी एस्क्राइब्ड सर्कल, वो ए के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में कहीं पे भी हो सकता है। तो टोटल पॉसिबिलिटी इन सर्कल होने की 1 फेवर में 1 है और टोटल एस्क्राइब्ड होने की 3 है, इसलिए प्रोबेबिलिटी 1/। और ये क्वेश्चन हमने क्लास में बहुत ही लेंदी तरीके से भी किया हुआ है, यानी एक्चुअली हमने उसको, ये तो हमने डायरेक्ट ट्रिक से कर दिया, अदरवाइज हमने ये आपको बताया था कि किसी भी सेमी सर्कल पे 3 पॉइंट सिलेक्ट करो, मतलब किसी भी सर्कल पे 3 पॉइंट सिलेक्ट करो, वो सेमी सर्कल पे भी आ रहे हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। तो आंसर आया था 3/4, वो इसका उल्टा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन की मैंने आपको ट्रिक बता दी, राइट, समझ में आ गया? क्योंकि हम इनवेरिएबली सर्कल कहीं भी ले सकते हैं, इसलिए हम कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, डन। A coin of radius 1 centimeter is thrown at random onto a infinite chessboard with a side length of each square as 4 centimeter। देखिए हम फोकस करते हैं एक 4x4 के, ठीक है, हमें एक्चुअली स्क्वायर बनाना होगा, ठीक है। तो लेट्स से कि एक स्क्वायर है 4x4 का, और आपसे कहा गया इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन इंटरसेक्ट एट मोस्ट वन साइड ऑफ द स्क्वायर फाइंड द, मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। फिर से आप ये बताओ कि ये 4 सेंटीमीटर की लेंथ है और इसमें एक कितनी रेडियस का, रेडियस हमें लेनी है 1 रेडियस। तो इसका मतलब अगर हम कॉइन फिट करें तो कहीं ना कहीं कॉइन ऐसे फिट आ सकता है, बट ये हम नहीं चाहते, ये हम नहीं चाहते। आप पूरे सर्कल को फोकस मत करो, आप केवल और केवल उसके सेंटर को फोकस करो कि इसका सेंटर कहां कहां मूव कर सकता है। देखिए क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो अगर हम किसी एक स्क्वायर को कंसीडर करते हैं तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए उस सर्कल का सेंटर कहां कहां मूव कर सकता है, पूरे 16 सेंटीमीटर पे मूव कर सकता है। क्यों? पूरे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर पे मूव कर सकता है। यानी व्हाट इज द टोटल एरिया इन विच सेंटर कैन बी, टोटल एरिया वेयर ए सर्कल कैन बी, तो 4x4, तो इट इज 60।
आई होप ये बात समझ में आ गई सभी को। अब आप चाहें तो अब सर्कल के सेंटर को कैसे मूव कराएं कि वो इसको टच ना करे, इस साइड को टच ना करे और इस साइड को मतलब एक साथ टच ना करे। किसी एक को टच कर सकता है क्योंकि इसमें लिखा है, क्या लिखा है पढ़ें, इसमें लिखा है दैट द कॉइन इंटरसेक्ट एट मोस्ट वन साइड ऑफ द स्क्वायर नॉट मोर देन वन। और ऐसा तभी होगा, मान लो आप सर्कल यहां बना लेते ऐसे, तो फिर गड़बड़ हो जाती। तो इसका मतलब हमें सेंटर को कहां कहां मूव कराना है, तो आप देखिए यहां 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखते हैं, यहां पे 4 है ना, तो 4 है तो 1 2 3 4 आप ऐसे मूव कराइए, इस पे मूव कराओ तो ये हमेशा इस साइड को टच करेगा। सर्कल का सेंटर इस पे मूव कराओगे तो सामने टच करेगा, फिर इधर से टर्न कर गया, इस पे सेंटर मूव कराओ तो इधर की तरफ टच करेगा। जैसे मान लो यहां सेंटर लेते हो तो ऐसा आ जाएगा, अगर थोड़ा इधर की ओर सेंटर लेते हो यहां पे तो इधर की ओर सेंटर लेते हो तो ये सर्कल बाहर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हमें क्या करना है, हमें ऐसा कुछ करना है कि इस एरिया पे इस एरिया पे सेंटर ना आए। अगर इसके बियॉन्ड यहां आया सेंटर तो इस वाली साइड को कट नहीं कर पाएगा, उधर तो कट कर जाएगा, कर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, एक को तो कर ही सकता है ना। एम आई राइट? ये बात सबको समझ में आ गई। सिमिलरली तो ये कितने बाई कितने का है, 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का है, इसके बियॉन्ड होना चाहिए, यानी हर कॉर्नर से आप 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर काट दो और जो बचा हुआ एरिया है उसमें कहीं भी सेंटर ले लो तो ये हमेशा अंदर ही रहेगा। क्या ये बात क्लियर है? यानी ऐसी सिचुएशन बन रही है, यानी फेवरेबल एरिया क्या होगा, फेवरेबल एरिया होगा, ये 4 निकाल देते हैं इसमें से, 16 माइनस 4 यानी 12 आ गया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 12/16 यानी कि 3/4। आई थिंक क्लियर हो गई बात। और हमें कोप्राइम नंबर्स के फॉर्म में लाना था, तो P बाय Q, तो P हो गया 3 और Q हो गया 4, यानी P is 3, Q is 4, what to find, P plus Q minus 2, 3 plus 4 minus 2 is equal to 5। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई सभी को, ठीक है। अब ऐसी फिगर कुछ भी दिया जा सकता है, कोई भी सिचुएशन बनाई जा सकती है। ये मतलब बेसिकली देखा जाए तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, ये आपका एप्टीट्यूड चेक किया गया है। और ये क्वेश्चन जाता है कहां, जिन्होंने 10th में, मेरे ख्याल से आपके दौर में एनटीएससी हट गया था शायद, तो एनटीएससी की जिसने प्रिपरेशन की होगी उस समय ये क्वेश्चन 10th में करवाए जाते हैं, राइट? ठीक है, तो ये फिजिबल एरिया ये था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या अच्छा मैं आप पे रिलाई कर सकता हूं कि आप ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे? दिस, हाँ हाँ, डायमीटर एक नहीं होगा बेटा, रेडियस एक थी, चेक करो यहां पे रेडियस एक थी बेटा। यहां पे अगर आप सेंटर लेते हो तो यहां तक जाएगा ना, ये अलाउड है, ये चीज अलाउड है। क्यों? क्योंकि ये एक को तो काट ही सकता है ना, एक साइड लेंथ को तो काट ही सकता है, और ये वाली बाउंड्री हम लेंगे नहीं ना, कॉर्नर पॉइंट नहीं लेंगे। मतलब ये जो रेड बाउंड्रीज हैं, दीज बाउंड्रीज आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। अब बाउंड्री इंक्लूड ना करो तो भी तो एरिया वही होता है। ये ऐसे कह सकते हो ओपन इंटरवल है ना, ठीक तरह से ओपन शेडेड एरिया जो है वो पूरा का पूरा हटेगा, बाउंड्री ले करके हटेगा, ठीक। नाउ व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? देखो 2x2 मैट्रिक्स कभी भी दी हुई हो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपने को, 2x2 मैट्रिक्स कहीं भी दी हुई हो तो ए बी सी डी, तो क्या ये ए डी माइनस बी सी आ जाता है? और इसमें से 1 और -1 रखना,
तो AD की वैल्यू अगर 1 ले लो और BC की वैल्यू भी 1 ले लो, AD की वैल्यू -1 ले लो और BC की वैल्यू भी -1 ले लो, तो ये आंसर 0 आ सकता है। केवल और केवल तभी इस केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो AD की वैल्यू 1 आने के क्या चांस हैं? जब AD की वैल्यू 1 आने के चांस हैं कि आप उन दोनों को या तो 1 ले लो या -1 ले लो, यानी देयर आर 2 वेज। BC की वैल्यू 1 आने के क्या चांस हैं? या तो दोनों को 1 ले लो या दोनों को -1 ले लो, तो देयर आर 4 वेज। इधर -1 आने के चांस क्या है? A को -1, D को 1 या उल्टा ले लो, तो फिर से 2 into 2, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज इज 8। 8 आर दी टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें ये हमारे फेवरेबल आ रहे हैं। और टोटल केसेस क्या है? किसी भी डिटरमिनेंट को बनाने के लिए जिसमें हम 2 वैल्यूज अलाउ कर रहे हैं, तो NS कितना हो जाएगा? NS हो जाएगा 2 into 2। हर वैल्यू आप 2 तरीके से ले सकते हो, तो 2 की पावर 4 यानी 16, इसलिए प्रोबेबिलिटी हो गई फेवरेबल अपॉन टोटल। इसी को तो आप NE बोलते हो ना, NE अपॉन NS इज एक्चुअली 1/2। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई? लैम्डा हो गई 2 वैल्यू। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई। हाँ बेटा, सिर्फ क्वेश्चन ही होगा और थ्योरी साथ साथ बता रहा हूं ना, जैसे ये अभी बताई आपको थ्योरी, ठीक है। मुबस्सिर, अभी थ्योरी पढ़ाई ना थोड़ी सी, इसमें ऑब्वियसली जो क्वेश्चन में अटकेगा मामला उसी के रिलेटेड थ्योरी होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अब ये क्वेश्चन आने वाला है जो आपका जेई मेंस में और जेई एडवांस में टकराएगा आपको। हमारे पास 8th क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि देयर आर 4 बॉक्सेस, मतलब ये रिलेटेड है किससे? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम। सभी को क्लियरली समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, समझो बेटा मुबस्सिर, अगर आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन आने वाला है। A1, A2, A3, A4 4 बॉक्सेस हैं। बॉक्स AI हैज आई कार्ड। अब देखो उन्होंने कैसे स्पेसिफिकली आपको डेटा दिया। AI का मतलब I की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4 हो सकती है, ठीक है। तो यानी AI हैज आई कार्ड्स, मतलब A1 में एक कार्ड है, और नंबरिंग कहां से कहां तक है उसकी? 1 to I। तो AI हैज 1 कार्ड जिसमें एक ही नंबर लिखा 1। A2 हैज 2 कार्ड्स जिसमें लिखा है 1 2। A3 हैज 3 कार्ड जिसमें लिखा है 1 2 3। एंड A4 हैज 4 कार्ड नंबर्ड फ्रॉम 1 to 4, 1 2 3 4, ऐसे इसमें कार्ड्स हैं। ये इन्होंने इंफॉर्मेशन दी। अब सिलेक्शन ऑफ बॉक्स पूरा पढ़ते हैं। ए बॉक्स इज सिलेक्टेड रैंडमली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बॉक्स AI। कोई बताए कि AI यानी A1 के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सब लोग बताओ। I की वैल्यू यहां क्या हो गई? 1 हो गई, और वो बोल रहे AI के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होगी I/10। तो A1 की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/10, A2 की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/10, A3 की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/10 और इसकी हो गई 4/10, और सबको जोड़ दो तो 1 आ रहा है, ठीक है। अब व्हाट दे वांट, उन्होंने एक अलग से एक इवेंट बोली AI रिप्रेजेंट द इवेंट दैट ए कार्ड विद द नंबर I इज ड्रॉन। अच्छा, E1 क्या होगा बताओ जरा इसमें? E1 किसे बोलेंगे? कह रहे EI रिप्रेजेंट द इवेंट दैट ए कार्ड I इज ड्रॉन। यानी अगर मैं बोलूं E2 तो कार्ड नंबर 2 इज ड्रॉन, जिसमें नंबर 2 लिखा हो वो ड्रॉ किए जाना। अब आप नोटिस करें, क्या ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है? हो सकता है इसमें आगे चल के बेस थ्योरम लग जाए या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लग जाए, देखेंगे। ये तीनों एक ही तो थाली के चट्टे बट्टे हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यस। तो बताइए यहां पे हमें निकालना क्या है? हमें निकालना PE2 बाय
PE2 बाय PAE3 बाय A3 बाय E2, क्या ये निकालना है? इसका कोई मतलब बताओ। ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसकी डेफिनेशन होती है PA3 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाय PE2। क्या ये सभी को मालूम है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन PA3 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाय PE2। अब हम PA, P1, P2, P3 ये सब तो मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि क्या E2, E1, E3 क्या है। तो देखो चेक करते हैं। P हमें निकालना है PA3 बाय E2। क्या इसको हमने उल्टा करके लिख दिया? PE2 बाय A3 इंटू PE2, यही तो बेस थ्योरम है, अपॉन PE2। PE2 का मतलब है कार्ड नंबर 2 इज ड्रॉन। अब आप सोचो, कार्ड नंबर 2 इज ड्रॉन, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई, ये हो गया A2 बाई E3 और यहां हो गया PA3, ठीक है, ये A3 है, ठीक। PA3 की प्रोबेबिलिटी क्या है? थर्ड कार्ड ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/10। मैं ये PA3 यहां लिख रहा हूं, 3/10। अगर थर्ड कार्ड ड्रॉन हुआ है, थर्ड बॉक्स ड्रॉ हुआ है, उस बॉक्स में कार्ड नंबर 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कार्ड नंबर, बॉक्स नंबर 3 में कितने कार्ड्स हैं? देखिए आपके पास 4 बॉक्सेस हैं। पहला बॉक्स, इसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/10। इसमें एक ही कार्ड है, उसमें नंबर है 1। इसमें 2 कार्ड हैं, 1 और 2, इसके ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी 2/10। इसके ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी 3/10। इसमें 3 कार्ड है, 1, 2, 3। इसमें ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी 4/10, 1, 2, 3, 4। राइट। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सबसे पहले आप बताओ PE2 क्या होता है? PE2 क्या होता है? PE2 हो जाएगा कि पहले कार्ड नंबर 2 ड्रॉन हुआ, कहां से पता नहीं, तो पहले बॉक्स में घुसे, 1/10। कार्ड नंबर 2 दिख रहा है क्या हमें? नो, आंसर इज 0। यहां पे दूसरे बॉक्स में घुसे, 2/10। कार्ड नंबर 2 दिख रहा है? यस। उसमें कितने कार्ड्स हैं? 2 हैं, 1/2 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। तीसरे 3/10, तीसरे बॉक्स में घुसे, उसमें कार्ड नंबर 2 दिख रहा है? यस दिख रहा है। उसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और 4/10 इंटू 1/4। ये सबको समझ में आ गया? तो बताइए PE2 कितना आ गया? PE2 आ गया 2 से ये 2 कटा, 3 से ये 3 कटा, 4 से 4 कटा, ये आ रहा है 3/10। तो हम यहाँ पे 3/10 ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ पे 3/10 लिख सकते हैं नीचे। अब ये बताइए ये वैल्यू कितनी होगी एवरीवन? बॉक्स नंबर 3 में 2 कार्ड नंबर 2 ड्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? बॉक्स नंबर 3 में एक कार्ड ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी थी 3/10, 3/10। तो ये प्रोबेबिलिटी थी कि बॉक्स नंबर 3 सिलेक्ट होगा और उसमें कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी थी 1/3। ठीक, तो ये 3/10 आपस में कट गया, आंसर आ गया 1/3। ये बात सबको समझ में आई? यही कहलाता है बेस थ्योरम। क्या कहलाती है? बेस थ्योरम। सो फाइनल आंसर इज, क्या पूछा है? 90 इंटू दिस, आंसर इज 90 इंटू 1/3 यानी कि 30। ठीक है जी, आगे बढ़े। ओके, सो लगभग 1 घंटा हो गया, हम 8 क्वेश्चन में हैं, तो हमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी चाहिए। ऑब्वियसली आज फर्स्ट क्लास है तो धीरे धीरे ही बता रहा हूँ। दी बॉक्स, और मेरा क्राइटेरिया थोड़ा यही रहता है कि चीजें पूरी अच्छे से एक ही क्वेश्चन में ढंग से समझ में आ जाएं, तो हमें अप्लाई करने में आसानी होती है। नहीं तो फिर क्वेश्चंस के काउंट तो बढ़ जाते हैं लेकिन चीजें समझ आ नहीं रही होती। There are 20 two boxes in which, let's say, ये 2 बॉक्सेस हैं
दोनों में 20 बॉल्स हैं, इसमें भी इसमें भी। मान लेते हैं इसमें m बॉल्स वाइट है और बची हुई 20 माइनस m वाइट कितनी बॉल्स हैं, ब्लैक हैं। और यहां पे n वाइट बॉल्स हैं और 20 माइनस n ब्लैक बॉल्स हैं। वो कह रहे हैं नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स और नंबर ऑफ वाइट बॉल मतलब बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितनी है, m प्लस n, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है, 20 माइनस m और 20 माइनस n, ये आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए सारी मिला करके। तो इससे m प्लस n की वैल्यू 20 नहीं होनी चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। क्वेश्चन पढ़िए। द टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इज डिफरेंट फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, राइट। तो इससे क्या हुआ, m प्लस n की वैल्यू 20 नहीं हो सकती। नाउ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईच बॉक्स, दोनों में से एक एक बॉल निकाली गई। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर व्हाइट इज 0.21, तो भाई सीधी सी बात है, इसमें से एक बॉल निकाली गई mc1 अपॉन 20c1, इसमें से एक बॉल निकाली गई nc1 अपॉन 20c1 और इसको पाया गया कि ये 0.21 है। तो आसान सा क्वेश्चन हो गया, mn की वैल्यू आ गई 0.21 इंटू 400, राइट। और कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई। इससे mn की वैल्यू क्या आ गई, इससे mn की वैल्यू आ गई 21 इंटू 4 84 आ रहा है। अब 20 में से इसके ये कहलाती है नेचुरल सॉल्यूशंस निकालने इसके। 84 के अगर हम फैक्टर सोचें तो हम बोल सकते हैं 14 इंटू 6, 6 इंटू 14, दोनों 20 से छोटे नंबर होने चाहिए। और कोई फैक्टर्स आ रहे हैं क्या, और कोई फैक्टर्स आ रहे हैं क्या? 3 इंटू 28 नहीं लिख सकते क्योंकि 20 से बड़ा हो जाएगा ना। मतलब हमें कहीं ना कहीं m और n की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। उल्टा भी हो सकता, 6 14 या 14 6। और कोई पॉसिबिलिटी, हाँ 7 और 12, 7 और 12 या 12 और 7, कौन सा केस हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। चलो m की वैल्यू 6 ले लेते हैं। मैंने अब बोला m इंटू एन बराबर 6 इंटू क्या था 14। तो मान लो m बराबर अगर आपने 6 ले लिया और n बराबर 14 ले लिया तो 20 माइनस m 14 आ जाएगा और 20 माइनस n 6 आ जाएगा। अब इसमें तो गेम खराब हो गया, m प्लस n 20 आ रहा है, वो हो ही नहीं सकता, राइट। तो केस नंबर 1 इज डिनाइड। केस नंबर 2, m इंटू एन बराबर 7 इंटू 12। तो अगर हम m की वैल्यू 7 ले लें, n की वैल्यू 12, कोई कहेगा सर उल्टा भी तो हो सकता है। अरे यार m और n तो हम ही ने माने ना, दो बॉक्सेस के कोई नाम थोड़ी हैं कि बॉक्स नंबर 1 बॉक्स नंबर 2। वो तो 6 12 बोलो, आई मीन 7 12 बोलो या 12 7 बोलो, एक ही बात है। तो m और n 7 12, इस बार 7 प्लस 12 20 नहीं आ रहा, इसका मतलब यही आंसर है 7 और 12। पूछा क्या है, पूछा ये देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ड्रॉन आर ब्लैक इज p। मतलब एक नया क्वेश्चन बना दिया कि पिछली बार क्या सिचुएशन थी कि m बॉल्स n बॉल्स व्हाइट बॉल निकालनी है, अब आपको ब्लैक बॉल्स निकालनी है और उसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने p बोल दी और 50 p बताना। तो हम सिचुएशन पहले क्रिएट कर लेते हैं। m की वैल्यू हमें 7 लेनी है, यानी बॉक्स नंबर 1 में 7 व्हाइट बॉल्स और यहां पे 12 व्हाइट बॉल्स, यहां पे 13 ब्लैक बॉल्स और यहां पे 8 ब्लैक बॉल्स हैं। अब दोनों बॉल्स ब्लैक हों इस बात की प्रोबेबिलिटी 3c1 अपॉन 20c1 और ये 8c1 अपॉन 20c1, तो विच इज 13 इंटू 8 अपॉन 400। तो व्हाट इज 50p, व्हाट इज 50p? 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 50 इंटू 13 इंटू 8 अपॉन 400। तो देखो पहले तो ये 0 से कैंसिल हो रहा है, 5 और 8 40, तो आंसर इज 13, राइट।
ओके, सबने आंसर दे दिया, नक्षत्र एंड हरित, ग्रेट। और ये आंसर यहां 13 आ गया, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इट वॉज एन इजी वन। ठीक है, 2 बॉक्सेस, अच्छा ये तो यही था 50p, फिर से यही आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन अर्न कंटेन 3 white, 6 red and 4 black balls. ठीक है, 2 balls are selected at random. What is the probability that one is red and other is white given that they are of different color? अब ये बड़े खतरनाक से क्वेश्चन होते हैं। जैसे ही वर्ड आ जाता है ना गिवन, ये एक्चुअली एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। समथिंग पी ए बाई बी पूछा है। व्हाट इज ए? ए इवेंट क्या? ए इवेंट है 1 बॉल इज रेड, 1 बॉल इज व्हाइट। बी क्या है? बी कंडीशन दे रखी है कि बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर। अब डिफरेंट कलर में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? रेड व्हाइट हो सकता है, व्हाइट ब्लैक हो सकता है, ब्लैक और रेड हो सकता है। यानी क्या? ये 3 संभावनाओं में से एक संभावना पूछी गई है, यानी कि नीचे अपॉन में रहेगा रेड और ये ब्लैक। हाँ, नीचे रहेगा, यानी जब इस तरह की प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है तो नीचे होता है पी बी, जिसमें 3 बातें आ रही हैं, और ऊपर आ रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें केवल एक बात आ रही है। व्हाट इज पी ए इंटरसेक्शन बी? यानी कि 3 में से वो वाला केस जब, मतलब ये वाला केस पी ए इंटरसेक्शन बी भी तो यही वाला केस होगा। यही ए है और यही ए इंटरसेक्शन बी भी हो जाएगा। क्लियर? तो 1 बॉल इज रेड और 1 इज व्हाइट। तो चलो यही सॉल्व कर देते हैं। बताओ, एक बॉल रेड हो, टोटल कितनी रेड बॉल्स थी? 6, 6c1। कितनी बॉल्स व्हाइट थी? 3, तो 3c1। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 13, तो ये क्या 13c2। क्या ये ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी आ गई? अपॉन दूसरी प्रोबेबिलिटी होगी 6c1 3c1 अपॉन 13c2 प्लस 6c1 4c1 अपॉन 13c2 प्लस 4c1 3c1 अपॉन 13c2। ये क्या हो गया? ये हो गया कि नीचे तीनों केस हमने लिख दिए। कौन से 3 केस भाई? जिसमें सब कुछ आ सकता है। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं 13c2, ये कौन सा केस है? ये केस था रेड और व्हाइट वाला। ये कौन सा केस है? रेड व्हाइट। ये कौन सा केस है? रेड ब्लैक। ये कौन सा केस है? ब्लैक व्हाइट। आई होप ये बात क्लियर हो गई। तो प्रोबेबिलिटी पी ए बाई बी क्या आ जाएगी? पी ए बाई बी आ जाएगी, ऊपर आ रहा है 18, 13c2 तो कैंसिल हो जाएगा सब जगह, ऊपर आ रहा है 18 अपॉन 18 प्लस 24 प्लस 4 3 12। क्या आंसर हो जाएगा? 36, 18/54। Am I right? 1/3 is the answer. अच्छा, 1/3 दो जगह दिया हुआ है, तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो द आंसर इज बी। इसको रेक्टिफाई कर लेना, कुछ 1/3 की जगह कुछ और लिख लीजिएगा, लेट्स से 1/5। ठीक है ना? तो ये सही हो गया, ये गलत हो गया। ये भी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। एक ये स्लाइड डाल रखी है, कभी भूल जाओ तो। अगले क्वेश्चन में मैट्रिक्स ऑफ 2/2, ठीक है,
फिर से मैट्रिक्स का क्वेश्चन है 2x2 जिसमें ये 5 एंट्रीज हैं. प्रोबेबिलिटी दैट ईदर इट इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक इज ग्रेटर देन. इस बार वन और मोर चॉइस करेक्ट है. क्यों? क्वेश्चन में लिखा ना इज ग्रेटर देन, मतलब प्रोबेबिलिटी किससे बड़ी है. तो आप बताइए, जल्दी से देखते हैं. ए बी सी डी, पहले सिमेट्रिक की बात. सिमेट्रिक होने के लिए ये ए, ये बी और ये सी और ये सी कुछ भी हो सकता है. ए बी सी इसको बिलोंग करते हैं. ठीक है, ओके. फिर सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए दोनों जीरो, ये जीरो, ये अगर ए ले लिया तो ये माइनस ए लेना होगा. और तीसरा नल मैट्रिक्स, वो माइनस करना होगा. इधर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक. तो आपको याद होगा इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पी ए यूनियन बी. इसको कितनी तरह से रखा जा सकता है? 1 2 3 5 तरीके से. इस बी को 5 तरीके से, इस सी को भी 5 तरीके से, लेकिन ये वाला अपने आप डिसाइड हो जाएगा. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के तरीके हो गए 5 क्यूब. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के तरीके हो गए. इन दोनों को तो आपको 0 ही रखना पड़ेगा, यानी एक ही तरीका. इसको आप 5 तरीके से रख सकते हो. तो 1 इंटू 1 इंटू 5, और ये उसका ऑपोजिट अपने आप डिसाइड हो जाएगा. राइट, क्योंकि सबके माइनस भी अवेलेबल हैं. और -1 डिवाइडेड बाय, कौन बताएगा डिवाइड में क्या आएगा? डिवाइड में हमें क्या लिखना होगा? 5 की पावर, 4 एंट्रीज हैं और हर एक एंट्री को आप 5 तरीके से कर सकते हो. तो 5 की पावर 4, तो आ गया 125 प्लस 5 माइनस 1 बटे 625. तो 131 नहीं 130, 129 अपॉन 625. चेक करिए आंसर. अच्छा, ग्रेटर पूछा, ये एग्जैक्ट तो मैच ही नहीं करेगा. आप ध्यान से देखो, इस 129 को 125 मान लो, तो ये 1/5 से तो बड़ा ही आ रहा. ठीक है, ये किससे बड़ा आ रहा? ये 1/5 से तो बड़ा ही आ रहा. 1/5 1/10 से तो बड़ा ही होता. यानी ये जो भी आंसर आया इज ग्रेटर देन विच नंबर? दिस इज 0.1, दिस इज एक्चुअली 0.1 50 0.13, this is 0.6, this is approximately 0.3, जबकि ये आ रहा है 0.2. तो 0.2 किससे किससे बड़ा होगा? The answer is A and B. ठीक है, अगर माइनस वाला अवेलेबल नहीं होता तो सोच समझ के करना पड़ता. अब यहां पे अनीश ने एक होमवर्क ट्रिगर कर दिया, -2 की जगह -3 लिख लो. कि अगर ये ऐसा ना होता, इस तरह का होता, तो बिल्कुल फिर और चीजों में सोच के करना पड़ता. ठीक है जी, एवरीवन. सो डन. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. मैट्रिक्स ऑफ, अच्छा ये तो सेम है. द बॉय comes from a family of 2 children. What is the probability that other child is his sister? ठीक है, अनीश मिस कर रहा था मेरे चेहरे को. A boy comes from a family of 2 children. What is the probability that other child is his sister? देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा घुमा करके पूछा गया. मेरे ख्याल से इसका आंसर गलत दिया होगा. आंसर हाफ दिया हुआ है इसका. मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और रेक्टिफाई करके बताता हूं आपको. मतलब आंसर हाफ नहीं है. द बॉय कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन. 2 चिल्ड्रन फैमिली में क्या क्या हो सकता है? और बीइंग ए बॉय एंड अ गर्ल इन द फैमिली इज इक्वली लाइकली. ठीक है, बॉय बॉय हो सकता है, बॉय गर्ल हो सकता है, गर्ल बॉय, या फिर गर्ल गर्ल. अब कहा गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर चाइल्ड इज हिज सिस्टर? बॉय कम्स फ्रॉम अ फैमिली
ऑफ 2 चिल्ड्रन, मतलब बॉय तो है ही है, तो यानी इन 3 ये दे दिया गया, ये गिवन है कि बॉय तो है ही। अब अदर चाइल्ड, अब देयर आर सिचुएशंस कि वो जो दूसरा चाइल्ड है वो गर्ल हो, बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो, ऐसा मतलब सिचुएशंस तो यही हो सकती हैं। अभी हम ट्विन वाला नहीं लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो भी ये सिचुएशन है इसमें 2 बातें हो सकती हैं। ट्विन वाला नहीं लेके चल रहे हैं, यानी यंगर और एल्डर की बात हो सकती है। अगर यंगर और एल्डर की बात नहीं है तो हम मात्र फिर 3 केस लेके चलेंगे, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय। इन दैट केस तो आंसर हाफ होगा। यहां मैंने ये वाला क्वेश्चन डाला है जिसमें ये पता है अपने, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, ये ऐसा होना चाहिए, बॉय गर्ल, गर्ल गर्ल, राइट। मेरे को पता है कि बॉय है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर चाइल्ड इज गर्ल इज हाफ। बट इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये तो आप गलती से भी सही कर दोगे। गलती क्या करोगे कि सर जो अदर वाला जो इधर इट इज अ बॉय और अ गर्ल, तो यानी प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, तो यानी ये सब आप सोचोगे ही नहीं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा रेक्टिफाई करते हैं। द बॉय, द एल्डर बॉय, नहीं, the boy comes from a family of 2 children, the other child is his either elder sister or younger sister। ठीक है, नहीं लगा क्या यार, पूरा क्लियर कट लिखा हुआ है, ध्यान से देखो अनीश। द बॉय कम्स फ्रॉम ए फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन, जब पूरी फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन मतलब अब उसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। और अब इस वाले का आंसर तो 1/2 हो गया, लेकिन अगर इसमें से कोई पूछता तो आंसर होता 2/3। क्वेश्चन क्लैरिटी से समझ में आ गया क्या बोल रहा था? यंगर एल्डर वाली बात है, यानी तो हमें बीजी और जीबी अलग अलग केसेस लेके चलने हैं, ठीक है। अगर ऐसी बात है कि नहीं बॉय और गर्ल केवल यही बात का ध्यान देना है, तो फिर ये 3 केसेस ही हो सकते हैं, इक्वली लाइकली केसेस होंगे, राइट। सो द आंसर हियर इज, अभी ये जो मैंने अलग से लिख दिया इसका आंसर 2/3 है, और जो पहले क्वेश्चन लिखा था उसका आंसर 1/2 था। ठीक है, मैंने कहा ना मैं रेक्टिफाई किया क्वेश्चन को, क्योंकि ये तो गलती से भी सही हो जाएगा कि सर वो जो दूसरा बच्चा है या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, यानी प्रोबेबिलिटी हाफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में कहा गया 2, 3, 5, 7, 11, suppose A and B are 2 matrices of order 2 each with distinct elements belonging to set S, probability that matrix AB has at least one odd entry। ठीक है, पहले तो ये बताओ कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, ऑब्वियसली 2x2 की मैट्रिक्स है, तो ए बी सी डी, और दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं पी क्यू आर एस, इन दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हर मेंबर में 4 एलिमेंट आ रहे होंगे, ए पी प्लस बी आर, देन ए क्यू प्लस बी एस, देन सी पी प्लस डी आर, और सी क्यू प्लस डी एस। सबको समझ में आ रहा है? और इसमें 2 को छोड़ के बाकी सारे ऑड नंबर हैं। ऑड नंबर से क्या होता है भैया, अगर एक भी इवन नंबर, देखो ये ऑड, ये ऑड, ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा, यानी सारी एंट्रीज इवन आने वाली हैं अगर हम ये 2 ना लें तो। एक 2 छोड़ दें, और यहां पे क्या डिस्टिंक्ट लिखा है क्या? अच्छा डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो रिपीट तो कर ही नहीं सकते,
यानी एक एलिमेंट एक ही बार यूज करना है। तो पहले तो आप बताओ प्रोबेबिलिटी दैट मैट्रिक्स ए बी यानी ए बी का प्रोडक्ट हैज एटलीस्ट वन ऑड एंट्री। ऑड एंट्री आने के लिए किसी एक को इवन कर दो। ऑड एंट्री आने के एटलीस्ट वन ऑड एंट्री, तो अगर मान लो ये इवन आ गया और ये इवन आने के लिए बी और एस में से किसी एक को इवन होना, चलो मान लेते हैं बी को मैंने इवन ले लिया। अगर बी को इवन लिया तो फिर ये भी तो इवन हो जाएगा, तो चलो वो ऑड वाली बात तो कैंसिल हो गई ना, अब ये दोनों ऑड आ जाएंगे। तो इसका मतलब अगर आपने किसी को भी इवन लिया तो एक साथ दो चीजें ऑड हो जाएंगी, बाकी ये दोनों इवन आते रहेंगे। क्यों? ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड। ये बात क्लियर हो गई कि अगर आपको ऑड एंट्री लानी है तो आपको ये 2 यूज करना ही पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी की बात है तो पहले तो बताओ एनएस क्या होगा। इसमें से 4 एलिमेंट्स हैं, 5 में से 4 एलिमेंट सिलेक्ट कर लो और सबको एक एक वैल्यू दे दो 4 फैक्टोरियल, और दूसरी डिटर्मिनेंट में भी यही करो, यानी 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर यानी कि 120 का स्क्वायर यानी 14400, राइट? ये आ रहा है। अब एनई क्या होगा? एनई क्या होगा? एनई क्या होगा? एनई होगा कि हमें यार ये बात कि 2 यूज हैज एटलीस्ट वन ऑड, यानी कि 2 हमें यूज जरूर करना है, किसी ना किसी एंट्री में हमें 2 जरूर रखना। तो पहले या तो ए में या बी में या फिर दोनों में या फिर बी में ए में नहीं, तो गड़बड़ हो रहा है ना। तो आप क्या करो, इसमें कॉम्प्लीमेंटेशन रूल लगाओ। हम चाहते हैं कि कोई भी ऑड एंट्री ना आए, उसको 1 से घटा देंगे। अब कोई भी ऑड एंट्री ना आए तो इसका 2 यूज मत करो, यानी ई हमने क्या इवेंट मान ली? नो ऑड एंट्री। नो ऑड एंट्री लेने के लिए सबको ऑड नंबर लोगे तो फाइनली इवन नंबर ही आएगा। तो नो ऑड एंट्री का मतलब है 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। क्या मतलब? 2 हटा दिया, इन चारों को 4 तरीके से, इन चारों को 4 तरीके 4 फैक्टोरियल तरीके से परम्यूट किया जा सकता है, यानी 4 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। तो हम ये लिखें ही क्यों यार, सीधे सीधे आंसर आ गया। क्या? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस 24/25 का स्क्वायर। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई। और ये आंसर आ गया 1 माइनस, सॉल्व हो जाएगा अब तो, यानी कि 625 माइनस ये कितना होता है 576, 7/25 आ जाता है अगर आपको याद हो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट द मैट्रिक्स हैज एटलीस्ट वन ऑड एंट्री। इसका आंसर तो कुछ गलत सा लिखा हुआ है। ठीक है, आंसर 1 तो नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी वही एक्सप्लेनेशन पूरा वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया। ठीक है, आई होप यहां तक की बात क्लियर हो गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े जाए। 49/625, ग्रेट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, दिस वन इज A randomly pick, Mr. A randomly pick 3 distinct number from the set 1, 2, 3 up to 9 and arranges them। देखिए यहां पे एक बहुत छोटी सी बात, जब ये क्वेश्चन मैं पहली बार कर रहा था तो मैंने गलती की पढ़ने में। क्यों? क्योंकि हमारी आदत होती है, जनरल ह्यूमन मिस्टेक होती है, या आपकी आदत नहीं सबकी होती है। हम लोग क्या है, मतलब की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जल्दी 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 और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जबकि कई बार वो माइन्यूट डिटेल छूट जाती है। मैंने बोला मिस्टर ए रेंडमली पिक्स 3 डिजिट नंबर फ्रॉम 1 2 3 अप टू 9 एंड अरेंजेस देम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर टू फॉर्म ए 3 डिजिट नंबर। मिस्टर बी रेंडमली पिक 3 डिजिट नंबर फ्रॉम द सेट 1 2 3, जल्दी में पढ़ गए, एंड ऑल्सो अरेंजेस देम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ये तो यहां ध्यान ही नहीं दिया कि ये 8 तक है, यहां पे क्या था 9 तक था। ठीक है, और ये गलती बड़ी यूजुअल सी है, तो इसलिए
जो भी क्वेश्चन लिखा है वो पूरा अच्छे से पढ़ना है। हम देख पा रहे हैं कि ऐसा करने के बाद वो चाह रहे हैं कि ए का नंबर, ए 3 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी 3 डिजिट नंबर, या दे हैव सेम 3 डिजिट नंबर, या ग्रेटर देन, अच्छा अलग अलग प्रोबेबिलिटीज लिखिए। तो बेसिकली ए और बी का सेम नंबर आए, एक तो ये प्रोबेबिलिटी लिखी है और एक ये प्रोबेबिलिटी लिखी है कि ए का नंबर बड़ा हो। तो पहले तो आप बताइए 9 में से 3 डिजिट सिलेक्ट करके उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने का एक ही तरीका होता है। तो यानी अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर ए के केस में कितने आएंगे, ए के केस में 9C3 नंबर्स ऐसे होंगे जो बनाए जा सकते हैं। बी के केस में 8C3 नंबर्स ऐसे होंगे जो बनाए जा सकते हैं। यार करे कैसे, उसमें 8, इसमें 9C3, ये 9 जो है ये गड़बड़ कर रहा है तो इसको अलग ले लेते हैं। हम मान लेते हैं ए के पास 2 तरह के नंबर होंगे, या तो उस नंबर में 9 जरूर होगा या उस नंबर में 9 नहीं होगा। 9 हुआ या 9 नहीं हुआ। अगर 9 नहीं हुआ तो वो वही नंबर होंगे जो बी अचीव कर रहा, राइट। तो हम यहां 2 केस बना लेते हैं और ए का नंबर बी से बड़ा, अगर 9 हुआ तो फिर ए से बड़ा ही होगा, ए का नंबर बड़ा ही होगा। तो यानी ए का नंबर बी से बड़े होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ए ग्रेटर देन बी लिख देते हैं। ए का नंबर बी से बड़े होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो उसमें 9 जरूर आए, तो चलो 9 जरूर आए, 9 जरूर आए, 9 जरूर आए का मतलब है कि एक तो 9 हो गया, बाकी 2 नंबर कोई भी आ जाए, 8C2 अपॉन टोटल 9C3। ये सबको क्लियर हो गई बात? ओके, तो ये वो है व्हेन A has a number including 9. A has a number in which one digit is 6. A has number, one digit is 9. One digit is 9. और अगर वो 9 है तो मान लो उसके पास आया 983 और इसके पास आया लेट से 876, तो भैया पहला ही नंबर 9 हो गया। तो ये तो हमेशा कुछ भी कर लो, अब कितना ही बड़ा ले लो, ये इससे तो बड़ा ही आएगा ना, चाहे ये 901 ही क्यों ना होता। वो मैक्सिमम नंबर 876 ही तो हो सकता है विदाउट रिपीटिशन ले रहे हैं तो। अब प्लस ए भी कहां से सिलेक्ट हो रहा है, 1 से लेकर के 8 तक के नंबर से। बी भी कहां से सिलेक्ट हो रहा है, 1 से लेकर के 8 तक के नंबर से। इस बात को बड़ी अच्छे से समझना, दोनों के पास कुछ नंबर्स हैं, या तो वो सेम होंगे। अच्छा, सेम होने की संभावना क्या, सेम होने की संभावना है ए का नंबर और बी का नंबर सेम हो जाए। इस बात की संभावना टोटल नंबर में से, पहले तो आप ये बताओ, 8 में से 3 नंबर सिलेक्ट किए, ये ए का नंबर बन गया। 8 में से 3 डिजिट सिलेक्ट किए, और कोई कहे सर ऑर्डर क्यों नहीं डिसाइड कर रहे, क्योंकि ऑर्डर तो डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग। क्या 8C3 से ए के नंबर्स बन गए, 8C3 से बी के नंबर्स बन गए, 9C3 से ए के नंबर बन गए, 8C3 से बी के नंबर बन गए टोटल। ये तो ऊपर केस था, माइनस। अब ऐसे समझो, 3 ही तो बातें होंगी, ए ग्रेटर देन बी होगा, बी ग्रेटर देन ए होगा, ए इक्वल टू बी होगा, ये टोटल मिलाकर के यही तो होगा। तो अगर मैं बोलूं जितने नंबर, अगर इस वाले केस में देखें, जितने नंबर ए में बी से बड़े आ रहे हैं उतने ही नंबर बी ए से बड़े आएंगे। क्यों? दोनों की सिचुएशन सेम है। यानी अगर एक बी से बड़े आने की संभावना और बी ए से बड़े आने की संभावना सेम ही तो होगी। माइनस प्लस ए और बी बराबर आ जाए, ए और बी के बराबर आने की संभावना है 8C3 और डिवाइडेड बाय 2 कर दें। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? ये मान लेते हैं ये है अल्फा, ये है अल्फा और ये बीटा। तो अल्फा
प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टोटल। तो what is अल्फा मीन्स टोटल माइनस बीटा बाय 2, वो ये लिखा हुआ है। टोटल ये क्यों 8C3 ये टोटल क्यों, क्योंकि ए कितने बन सकते हैं 8 में से 3 नंबर्स, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दो। बी कितने बन सकते हैं 8 में से 3 नंबर, उनको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दो। माइनस 8C3 ये क्या है, दोनों सेम नंबर बनने, और वही सेम नंबर बनने का तरीका, पहले कोई भी नंबर सिलेक्ट कर लो 8C3 3 डिजिट्स, ए भी वही होगा और बी भी वही होगा, यानी इनटू 1। तो ये टोटल माइनस बीटा बाय 2। सर 910 होगा टोटल आंसर निकाल रहे हैं ये। चलो देखते हैं क्या होगा आंसर फाइनली। अच्छा यहाँ 9C3 क्यों लिखा, क्योंकि भैया प्रोबेबिलिटी निकालते समय तो पूरा केस लेना होता है। अब इसको आप सब लोग सॉल्व करके बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कमिंग आउट। 8C3 शायद 56 होता है, 8 7 6, नीचे 6 से कट गया, 56 का स्क्वायर, और ये पूरा सॉल्व करने पे आ रहा है 1/3 प्लस ये आ रहा है 56 का स्क्वायर माइनस 8C3 56 डिवाइडेड बाय नीचे 9C3 कितना आ रहा है 8C3 56, तो एक 56 तो काट ही देना, और 9C3 कितना होता है 84। तो कैलकुलेट कर लेंगे इसको कैलकुलेट करें। सो दिस कम्स आउट टू बी 1/3 प्लस 56 माइनस 155 अपॉन 2 इंटू 84। 1/3 plus 55 upon 168। Am I right or am I right? 14 168 आ रहा क्या? एक बार 9C3 निकालो सब लोग। 9C3 is 987 अपॉन 321, सही है ना 84। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 168 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये 168 ही आया, और ये बैठेगा 168 3 3 5 15 3 6 56 प्लस 55 111/168। ठीक है, यानी दैट मीन्स 37/50, 3 5 15 और 1 3 56, 37/56। लेट अस चेक 37 बाय, बिल्कुल सही आ गया था 37/56। सी इज द ऑप्शन, राइट। अच्छा, प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर ए डिजिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन मिस्टर बी, अगर ये आ गया तो ये तो नहीं आ सकता, तो ये ए गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई इसमें 37/56 ही होगा। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी हैव सेम 3 डिजिट नंबर इज, अभी निकाला था ये 8C3 अपॉन दिस, यानी कि बीटा की वैल्यू निकालो, तो ये दिख रही है आपको 8C3 अपॉन 2 अपॉन 9C3 इंटू 8C3। तो कैलकुलेट किया जा सकता है ये, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 8C3 अपॉन 8C3 इंटू 9C3 विच इज 1/84। सही आ रहा है ये, तो यानी कि ये वाला भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है। तो केवल बी और सी आंसर सही है, राइट। नेक्स्ट, अब इस लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 15 क्वेश्चंस कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन इसमें और हैं जो आपके होमवर्क हो जाएंगे, और होमवर्क भी यहाँ पे अलॉन्ग विद वर्कशीट डिस्कस होगा। जो भी मैंने बीच बीच में डाउट क्लासेस डाल रखी हैं उसमें आप वो पूछ सकते हैं, राइट। अच्छा, शायद ए भी सही है, स्टेटमेंट फर्क है क्या। प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर ए 3 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन मिस्टर बी 3 डिजिट नंबर। ऑलवेज ग्रेटर देन, और इसमें क्या अंतर है।
ऑलवेज ग्रेटर देन, अच्छा वो ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें 9 यूज कर लिया गया, बट क्लैरिटी नहीं है यार क्वेश्चन। ऑलवेज ग्रेटर देन 8 से बड़े होने पे भी तो हो सकता है कि पहली डिजिट 8 हो जाए और फिर भी ऑलवेज ग्रेटर देन, मतलब ये हमने जो ये 1/3 लिखा है इसको यहां पे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है ऑलवेज ग्रेटर देन, कि मतलब 9 डिजिट जरूर यूज हो, बट फिर वही है बी के सबसे बड़े से भी सबसे बड़ा, ठीक है। हाँ लैंग्वेज का हेर फेर है, सही लग रहा है ये भी, बिल्कुल सही। इसने लैंग्वेज ऐसी लिख दी समर्थ ने कि थोड़ा जस्टिफाइंग लग रहा है कि बी के सबसे बड़े से भी बड़ा, है ना, तब तो जस्टिफाइंग लग रहा है कि ऑलवेज ग्रेटर देन पीस 3 बीस लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। एक वर्ड और डाल लो ताकि कंफ्यूजन का कोई स्टेट बचे ना, ठीक है। जेई एडवांस में ऐसा कोई वो पॉइंट छोड़ते नहीं है ना, इसमें छूटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन। ए कॉन्टेस्ट कंसिस्ट ऑफ प्रिडिक्टिंग द रिजल्ट, विन, ड्रॉ और डिफीट of 10 football matches. The probability that one entry contains at least 5 correct answer is, contest consists of predicting the result, win, draw or defeat. देखिए there are 3 choices, win, draw और defeat को हम loss लिख देते हैं, है ना। Of 10 football matches, the probability that one entry contains either, देखिए बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी वैसे तो कोर्स से हट चुका है, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी के ऐसे नस नस में घुसा हुआ है कि मेरे को लगता नहीं है कि ना चाहते हुए भी कहीं क्वेश्चन दे ना दें, है ना। तो पहले तो आप बताइए 10 फुटबॉल मैचेस हैं, यानी देयर आर 10 स्लॉट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एटलीस्ट 5 आर करेक्ट आंसर्स, यानी कि किसी ने गैस किया द कंटेस्ट कंसिस्ट ऑफ प्रिडिक्टिंग द रिजल्ट कि 10 में से एटलीस्ट 1 एंट्री कंटेन एटलीस्ट 5 करेक्ट आंसर। 5 करेक्ट आंसर का मतलब है आपको क्या लिखना है यहां, विन, लॉस, डिफीट, सॉरी ड्रॉ, विन विन विन, ड्रॉ लॉस, ड्रॉ लॉस। ये एक एंट्री हो गई, एंट्री नंबर 1। ऐसी कितनी एंट्रीज हो सकती हैं? ऐसी एंट्रीज होंगी टोटल 3 की पावर 10 एंट्रीज। क्यों? क्योंकि हर एक प्लेस पे 3 चीजें लिखी जा सकती, ठीक है। अब 5 एजम्पशन सही आ जाए, मतलब 5 करेक्ट आ जाए, करेक्ट का मतलब विन नहीं है। द प्रोबेबिलिटी दैट वन एंट्री कंटेन्स एटलीस्ट 5 करेक्ट, तो एटलीस्ट 5 का क्या मतलब होता है? एटलीस्ट 5 का मतलब होता है कम से कम 5, यानी इट मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंट्रीज करेक्ट, मतलब 5 प्लेसेस में हमने जो एज्यूम किया वो सही आ जाए। तो या तो एग्जैक्टली 5 में सही आ गया जो लिखा था, अब गलत होने की संभावना क्या होगी? 2 की पावर 5। क्यों? अरे भैया आपने 5 सही एज्यूम कर लिए, ड्रॉ, विन विन विन, ये 5 आपने सही एज्यूम कर लिए, बाकी 5 में आप गलत एज्यूम कर रहे हो ना, तो इसका मतलब वो सही नहीं थे। तो गलत होने के तो 2 चांस हो गए, जैसे मान लो वहां विन आना चाहिए था, तो ड्रॉ और डिफीट तो वहां गलत हो गया ना। तो कम से कम 5 का मतलब है, अब अगला वाला 6 लेना है, 10c6 2 की पावर 6, 10c7 2 की पावर 7, 10c8 2 की पावर 8। एम आई राइट और एम आई राइट? नहीं, यहां पे उल्टा होता जाएगा, यहां पे 2 की पावर 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब बचे हुए स्लॉट्स 6 में तो आपने गेस कर लिया सही है, और ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, और ये 2 की पावर, ध्यान से देखो ये बाइनोमियल से सॉल्व किया जा सकता, और मैं तो कहूंगा कि ऐसे ही मैनुअली कर डालो, इतना बड़ा कोई नहीं है। और जो भी आंसर आएगा उसको कैलकुलेट करके ये इतना बड़ा सा नंबर आना चाहिए ना, 2 की पावर 0। आई थिंक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अगर हमें निकालना है
तो चलो बाइनोमियल से करके दिखाता हूं। ये क्या NE आ रहा है, अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसे, नोटिस करो यहाँ पे 10C, नहीं बाइनोमियल से नहीं हो पाएगा, पूरा ही करना पड़ेगा, मतलब उतनी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी फिर आपको, तब जाके एक बाइनोमियल एक्सपेंशन बनेगा। ये 3 की पावर 10 हो गया NS, और ये 2, ये पूरा कैलकुलेट करने पे आ गया NE। चलो देखते हैं कि कैन दिस क्वेश्चन, अच्छा नन ऑफ दीज भी डाल दिया, नहीं तो हम यूनिट डिजिट से ही समझ लेते, यूनिट डिजिट भी सबकी सेम है, उससे भी नहीं समझ पाते आप। 12,585, 12,385 बड़े क्लोज हैं, इसका मतलब आएगा तो 12,000 में ही कुछ, पूरा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। क्या है आप में वो जोश और जुनून कि आप इसे कर पाए? जल्दी से करके बताइए, जल्दी से करके बताओ, फिर क्लास को एंड करेंगे। 15 क्वेश्चंस अपने हो गए हैं। जो बिल्कुल हार नहीं मानेगा और कैलकुलेशन पूरी करेगा, उसी का सिलेक्शन अच्छी रैंक के साथ होगा।